वेलकम टू माय क्लास। तो आज के क्लास में हम लोग डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर 7 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोग डेमोक्रेसी के मायने क्या है, उसके आउटकम्स क्या हैं और डेमोक्रेसी जो है वो अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट होता है, उसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज देखते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो डेमोक्रेसी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो कैसे होता है वो आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखो, कोई भी डेमोक्रेसी कंट्रीज़ में अगर हम लोग रहते हैं तो हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो हमें एक बेहतर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देता है। तो इसके साथ साथ हम ये भी एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि अगर वो एक अच्छा गवर्नमेंट देता है तो वो हमें डेवलपमेंट भी देगा। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं तो बहुत सारी डेमोक्रेसी कंट्री में हमारा ये जो एक्सपेक्टेशन होता है वो फुलफिल नहीं हो पाता है। तो अगर हम लोग हर डेमोक्रेसी कंट्री और सभी डिक्टेटरशिप कंट्री को अगर कंपेयर करेंगे लास्ट 50 इयर्स के हिसाब से, जो कि 1950 से लेके अगर 2000 के बीच में इस सभी कंट्री को अगर कंपेयर करेंगे तो हमें ये देखने को मिलता है कि जहाँ पे डिक्टेटरशिप है वहाँ का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है वो डेमोक्रेसी कंट्री के हिसाब से थोड़ा हाई है। इससे हमें जो डेमोक्रेसी कंट्री का जो इनएबिलिटी होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव करने का, मतलब वो जो है उतने इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव नहीं कर पा रहा है, तो ये चीज़ जो है कभी कभी हमें वरी करने लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये जो रीज़न नहीं कि हम लोग डेमोक्रेसी को जो है पसंद नहीं करेंगे या फिर उसको रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि तुम लोग इकोनॉमिक में भी पढ़ चुके हो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो खाली एक डेमोक्रेसी गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो उसके और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि कंट्री के पॉपुलेशन, उसका साइज, देन ग्लोबल सिचुएशंस, तो बाकी के कंट्रीज़ का कोऑपरेशंस, तो जो इससे बहुत सारे चीज़ रहता है जो कि एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर ग्रोथ को अफेक्ट करता है। इसलिए जो डिफरेंस होता है डेमोक्रेसी कंट्री और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के बीच का जो इकोनॉमिक रेट होता है उसको हमें नेगलेक्ट करना चाहिए। ओवरऑल हम ये भी नहीं कह सकते कि जो डेमोक्रेसी होता है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़रूर देगा या फिर वो गारंटी देता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होके ही रहेगा। हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो बाकी के कंट्री के हिसाब से पीछे ना रह जाए, कि वो कैसे करके उनके साथ आने की कोशिश करे। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग डेमोक्रेसी को बेकार गवर्नमेंट या फिर उसको अच्छा गवर्नमेंट नहीं बोलेंगे या फिर उसको रिजेक्ट कर देंगे। अगर हमें डेमोक्रेसी कंट्री और नॉन डेमोक्रेसी कंट्री के बीच का जो इकोनॉमिक डिफरेंस है अगर उसमें बहुत फ़र्क नहीं दिखता है तो हम लोग ऑब्वियसली एक डेमोक्रेसी कंट्री को ही चूज़ करेंगे। तो इसलिए हमें ये कोशिश करना चाहिए कि कैसे डेमोक्रेसी कंट्री का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के साथ वो आ सके। उसके बाद देखते हैं इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे कुछ रिसर्च किए गए हैं डेमोक्रेसी कंट्री और नॉन डेमोक्रेसी कंट्री का जो इकोनॉमिक आउटकम्स है वो कैसा है। तो नीचे दोनों टेबल दिया गया है, टेबल 1 एंड टेबल 2। तो टेबल 1 में ये शो करता है कि जो एवरेज डिक्टेटोरियल कंट्रीज होते हैं उनका जो रिकॉर्ड है इकोनॉमिक रेट का वो डेमोक्रेसी कंट्री से थोड़ा बेहतर है। वही नीचे और दो दिया है कि जो डिक्टेटरशिप के पोर कंट्री और जो डेमोक्रेसी का पोर कंट्री अगर उनको कंपेयर करेंगे तो उतने डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। देखो टेबल 1 में क्या दिया है, द रेट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर डिफरेंट कंट्रीज 1950 से लेकर 2000 के बीच। तो यहाँ पे दिया है ऑल डेमोक्रेटिक रेजिम्स। तो जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज होते हैं उसका ग्रोथ रेट है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 3.95। वहीं ऑल डिक्टेटोरियल रेजिम, जितने भी डिक्टेटोरियल कंट्रीज होते हैं उनका ग्रोथ रेट है 4.42। तो अगर इस दोनों रेट को अगर कंपेयर करेंगे तो इसमें जो नॉन डेमोक्रेसी जो डिक्टेटोरियल रेजिम्स है वो ज़्यादा होता है, उसका रेट जो है वो ज़्यादा है डेमोक्रेसी से। लेकिन वहीं अगर हम लोग खाली पोर कंट्री को कंपेयर करेंगे, मतलब डेमोक्रेसी का पोर कंट्री और डिक्टेटरशिप का पोर कंट्री, दोनों एरिया के पोर कंट्री को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो जो ग्रोथ रेट है उसमें ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता है। तो पोर कंट्रीज अंडर डिक्टेटरशिप उसका आता है 4.34, वहीं पोर कंट्रीज अंडर डेमोक्रेसी उसका रेट आता है 4.28। तो ये था टेबल नंबर 1 का। अभी देखते हैं टेबल 2 में क्या दिया है, इनइक्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक इन सिलेक्टेड कंट्रीज। तो देखो टेबल 2 में जो है जो डेमोक्रेसी कंट्रीज होते हैं सभी डेमोक्रेसी कंट्रीज़ का में भी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अलग अलग रहता है। तो देखो यहाँ पे साउथ अफ्रीका जो कि सबसे टॉप में आता है, अफ्रीका में देखो यहाँ पे दिया है टॉप 20%, बॉटम 20%, मतलब ऊपर का जो 20% लोग हैं उनका इनकम कितना और जो नीचे का 20% लोग हैं उनका इनकम कितना।
तो देखो जो परसेंटेज शेयर ऑफ नेशनल इनकम, तो उनका नेशनल इनकम में कितना शेयर रहता है। साउथ अफ्रीका में देखो जो 20% लोग जो होते हैं उनका नेशनल इनकम जो है वो 64% आता है। उनका जो इनकम रहता है एवरेज इनकम वो 64% रहता है। वहीं जो नीचे का बॉटम 20% पीपुल हैं उनका जो एवरेज इनकम आता है वो ओनली 2.9%। तो इसमें देख सकते हो कितना ज़्यादा डिफरेंसेस है। वहीं देखो ब्राज़ील में भी वही है, जो टॉप 20% आते हैं वो लोग, उनका जो एवरेज इनकम है 63% आता है। वहीं जो नीचे के अगर 20% लोग देखेंगे तो उनका ओनली आता है 2.6%। तो ऐसे अलग अलग कंट्री का अलग अलग इकोनॉमिक रेट दिया है। तो इसी से हम लोग देख सकते हैं कि कैसे एक ही डेमोक्रेसी कंट्री के अंदर भी जो कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अलग अलग रहता है। तो जो साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील में देख सकते हैं कि जो टॉप 20% पीपुल जो है वो 60% नेशनल इनकम वो ले जाते हैं। मतलब एक कंट्री का जो नेशनल इनकम है उसका 60% इनकम खाली 20% लोगों को मिलता है। वहीं जो 3% लोग हैं, मतलब नीचे के जो 3% इनकम जो है वो खाली 20% पॉपुलेशन को मिलता है। वहीं अगर हम लोग डेनमार्क और हंगेरी को देखेंगे तो वो इनसे थोड़े बेटर हैं, क्योंकि उनका जो रेट है वो अच्छा है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ पॉवर्टी। तो कैसे पॉवर्टी को जो है उसको रिड्यूस, या फिर जो इनइक्वालिटी है इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन में उसको रिड्यूस किया जाए। तो देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेन से ज़्यादा हमें ये सोचना चाहिए कि डेमोक्रेसी कंट्री में कैसे जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ देखने को मिलता है, जो असमानता देखने को मिलता है इनइक्वालिटी इकोनॉमी को लेके, उसको रिड्यूस किया जाए। तो किसी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा होने के बाद भी क्या वो उस कंट्री के हर एक सिटीजन्स जो है उस वेल्थ का जो है उन पे इक्वल शेयर होता है, या फिर सभी सिटीजन्स जो हैं वो एक बेटर लाइफ लीड करते हैं? क्या जिस कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट ज़्यादा होता है क्या उस कंट्री के सभी लोग अच्छे लाइफ जीते हैं, या फिर उनमें गरीबी नहीं होता है? या फिर जो डेमोक्रेसी कंट्रीज होते हैं क्या उसमें हमेशा जो इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है इनइक्वालिटी, जो इंक्रीज इनइक्वालिटी के साथ ही जोड़ा जाता है? मतलब जो डेमोक्रेसी होता है वहाँ पे जो लोग जो हैं वो उनका इकोनॉमिक कंडीशन हमेशा इनइक्वल रहता है। मतलब जो इनइक्वालिटी है वो बढ़ता जा रहा है, जो गरीबी है वो बढ़ता जा रहा है। तो क्या ये पॉइंट जो है वो सही है? या फिर डेमोक्रेसी जो है वो खाली गुड्स और अपॉर्चुनिटी को जो है डिस्ट्रीब्यूशन करता है? और डू डेमोक्रेसी लीड टू जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड अपॉर्चुनिटीज़? तो देखो इन सभी क्वेश्चन के आंसर जो है वो हमें वो डिस्कस करेंगे। तो डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी। तो डेमोक्रेसी जो है वो पॉलिटिकल इक्वालिटी के ऊपर बेस्ड होता है। पॉलिटिकल इक्वालिटीज का मतलब होता है वन पर्सन वन वोट। तो सभी जो पर्सन होते हैं उनका जो वन वोट का वन वैल्यू रहता है, सभी का जो वोट होता है उनका एक वैल्यू रहता है। तो वहीं अगर हम लोग इकोनॉमिकली देखते हैं तो वहाँ पे जो है इक्वालिटी देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि डेमोक्रेसी कंट्री में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब कुछ ही जो अमीर लोग होते हैं वही जो नेशनल इनकम के बहुत सारे हिस्सा वही एंजॉय करते हैं। मतलब उनका जो एवरेज इनकम होता है इतना ज़्यादा होता है कि उनका आधा % जो है वो नेशनल इनकम में जोड़ जाता है। तो वहीं कुछ लोग जो है वो इतने गरीब होते हैं, इतने पोर होते हैं कि उनको जो है उनका जो ज़रूरत होता है, जो नीड्स होता है, बेसिक नीड्स होता है, वो भी वो पूरा नहीं कर पाते हैं, जो कि फूड होता है, क्लॉथिंग होता है, या फिर हाउस, एजुकेशन और हेल्थ, जो कि एक बेसिक नीड्स होता है लाइफ का। तो उसको पूरा करने के लिए भी उनको कभी कभी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करने को मिलता है। तो देखो जो रिच पीपुल है उनके इनकम जो है वो डेवलप होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है। वहीं जो पुअर पीपुल है उनके इनकम जो है वो डिक्लाइन होता रहता है। तो इसी अगर कंडीशन, मतलब इस फील्ड से अगर देखते हैं एक डेमोक्रेसी कंट्री को, तो डेमोक्रेसी जो है वो उतना सक्सेस नहीं हो पाया है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने में। तो क्लास 9th में तुम लोग इकोनॉमिक में ऑलरेडी पॉवर्टी इन इंडिया के बारे में पढ़ चुके हो, और उसमें तुम लोग ये भी जान चुके हो कैसे इंडिया के अलग अलग स्टेट में जो एवरेज इनकम है वो कितना ज़्यादा डिफ़र करता है। जो गरीब लोग होते हैं वो हमारे कंट्री के वोटर्स में से सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन होते हैं। मतलब जब वोट की बारी आता है तो उसमें जो वोटर्स होते हैं वो ज़्यादातर पोर पीपुल ही होते हैं। लेकिन फिर भी जब कोई पार्टी विन करता है तो कोई भी उनके बारे में नहीं सोचता है,
क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका जो वोटर्स है वो उनको लूज करे, क्योंकि जो गरीब होते हैं वही वोट डालने के लिए जाते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज वाले होते हैं उनको ये समझ में आ गया है कि जो पुअर पीपल है वो उनका वोट बैंक है, मतलब इलेक्शन के टाइम में जो वोट्स मिलते हैं वो बहुत ज़्यादातर उनसे ही मिलेगा। अगर वो लोग उनके सभी ज़रूरत को पूरा करने लगेंगे, जो उनके जो जो नीड्स है, अगर सोचो सभी नीड्स को अगर पूरा हो गया तो शायद वो फ्यूचर में उनको वोट ना भी दें। तो इसलिए वो ये सोच के उनको उनके कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते कि क्योंकि वो अपना जो वोटर्स है वो खो देंगे। ये जो सिचुएशन है वो कुछ कुछ कंट्रीज़ में और ज़्यादा ख़राब होता है, जैसे कि बांग्लादेश को लो तो वहाँ पे आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन है वो अभी भी पॉवर्टी में रहता है। तो कुछ कुछ कंट्री में जो है ऐसे भी लोग होते हैं जो कि रिच कंट्रीज़ के ऊपर खाने पीने के लिए और बाकी के जो ज़रूरत के सामान होते हैं उनके ऊपर वो अभी भी डिपेंडेंट होते हैं। तो बुक में देखो एक कार्टून दिया गया है जिसमें एक पोर पर्सन को दिखाया गया है और उसमें लिखा गया है वॉइस ऑफ द पोर। तो इसमें उसके जो फेस है, माउथ है, उसको एक क्लॉथ से कवर कर दिया गया है, सील कर दिया गया है। इसका मतलब ये शो करता है कि जो गरीब की आवाज़ होता है, उनके जो ज़रूरत डिमांड्स होता है उनको कभी भी फुलफिल्स नहीं किया जाता। उसके बाद एक दूसरा पिक्चर दिया है बुक में जिसमें देख सकते हो कि एक में बैठा है एक मोटा सा आदमी और दूसरे में बैठा है पतला सा आदमी। जो मोटा आदमी है वो है पोर पर्सन और जो पतला आदमी है वो है रिच पर्सन। तो रिच पर्सन पीपल जो कि 2% लोग होते हैं, कम होते हैं, लेकिन उनका जो वेल्थ का अमाउंट है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। वहीं जो पोर पीपल है उनका अमाउंट ज़्यादा है, वो 50% लोग गरीब होते हैं, लेकिन फिर भी उनके जो पास जो वेल्थ होता है वो बहुत ही कम होता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी।